राम राम भाई और बहनों। आज हमारा मकसद क्या है, मोहम्मद गौरी को कंप्लीट करने का। पहली बात तो ये आपको आज ये बताता हूँ कि भाई मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है। कुछ दोस्तों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि वे बार बार कहने लग रहे थे भाई थोड़ा सा नाम अजीब है, तो उस वजह से नाम चेंज कर दिया। वैसे भी मेरा मानना है नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम से कोई बस आपका कंटेंट होना चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है मेरा कंटेंट है। अब बात करते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपनी सीधी बात पाते हैं, अपना पढ़ाई करते हैं। आपका मोहम्मद गजनवी कंप्लीट हो चुका था। अगर मोहम्मद गजनवी में आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दीजिए। अब बात करते हैं जो हमें करना है। आज हम करेंगे मोहम्मद गौरी। आज हमें करना है मोहम्मद गौरी। ठीक है, आखिर ये गौरी था तो था कौन? ये आपका गौर प्रदेश का राजा। ठीक है, गौर प्रदेश का राजा जब गजनी साम्राज्य के बाद अब टूटना शुरू हुआ, आपको बताया था सबसे गजनी साम्राज्य का आखिरी शासक था अरसलान। अरसलान की मृत्यु के बाद जब उसके टूट फूट स्टार्ट हुई तो बात होती है वहीं एक नया साम्राज्य उभर के आया, उसको मौका मिला गौर साम्राज्य को। तो गौर साम्राज्य उभर के आया, जहाँ का राजा है मोहम्मद गौरी। संस्थापक ये नहीं है गौर साम्राज्य का, संस्थापक कोई और है, पर हमें संस्थापक के बारे में इतनी बात नहीं करनी है। हमें केवल अपना ये मोहम्मद गौरी के बारे में पूछा जाता है, मोहम्मद गौरी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी का अगर टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम पीरियड लिख लो। ये आपका गौर साम्राज्य का राजा बना था 1173 में, और 1206 तक ये आपका गौर साम्राज्य का राजा रहा है। अब गौरी को ही अगर बात की जाए वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, गौरी को ही वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इस्लाम का भारत में। इस्लाम धर्म का भारत में वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है? मोहम्मद गौरी को, क्योंकि इसने भारत पे राज करते हुए इस्लाम धर्म सबसे कबूल करवाया था। मोहम्मद बिन कासिम जो आपका आया था, मोहम्मद बिन कासिम का ऐसा मोटिव नहीं था कि भाई भारत पे राज करे। मोहम्मद बिन कासिम का क्या लिए था? इस्लाम धर्म का प्रचार करें, वहाँ के लोगों से इस्लाम कबूल करवाए, धन दौलत लूटे और अपने राज्य में चला जाए। पर इसका नहीं था, इसका मोहम्मद गौरी का ये था धन दौलत लूटना भी था, वहाँ के राजाओं को हरा के वहाँ इस्लाम धर्म चलाना, ये सारी चीज़ें उसकी थी। पर उसका मानना ये भी था कि जब तक आप किसी राज्य को जीत कर उस पर अधिकार नहीं करते तो वहाँ की जनता आपकी नहीं सुनेगी। तो वहाँ की जन उस पर अधिकार भी करता था। वहाँ अपने सूबेदार नियुक्त कर दिए, अपने सूबेदार, ये नहीं करा कि पहले की तरह था जो राजा उसे सौंप दी जन, नहीं, अपने नए सूबेदार वहाँ नियुक्त किए ताकि वो संचालन उसके तहत हो। इस वजह से ही, क्योंकि इसने गौरी ने भारत में शासन किया है, लूटपाट न करके शासन किया, इस वजह से इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब मोहम्मद गौरी के बारे में एक बात करते हैं। अगर बात कहीं कहीं पूछता है मोहम्मद गौरी का असली नाम क्या है, अगर मोहम्मद गौरी का रियल नेम पूछा जाए तो मोहम्मद गौरी का रियल नेम आपका आता है मुइजुद्दीन। मुइजुद्दीन, ठीक, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, इसका रियल नेम है मुइनुजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और अगर बात करें, ये जो गद्दी पे बैठा था जब ये राजा बना था, इसने अपना नाम रखा था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। जब ये गद्दी पे बैठा था तो इसने नाम रखा था अपना शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगर बात की सीधा सीधा बोला जाए, गद्दी पर बैठते समय इसका रियल नेम क्या है? मुइनुजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। पर अगर बात की जाए मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक,
अब इसके हम कारणों की बात करते हैं कि ये भारत में आया क्यों, किस वजह से आक्रमण किया, क्योंकि बिना रीज़न के कोई भी काम नहीं होता। अगर आप खाना भी खा रहे हैं तो आपको भूख लगी है इसलिए आप खाना खाओगे। क्या ना, अब सिर भी खुजाओगे तो सिर में खुजली लगी है, ईचिंग हो रही है, इस वजह से आप खुजाते हो। मतलब हर चीज़ का एक ना एक कारण है। तो गोरी का भी एक कारण था, ठीक है। गोरी के भी भारत पर आक्रमण के कुछ कारण थे। अब ये कारण क्या क्या थे? सबसे पहला तो इसका मेन कारण इसका यही था, इस्लाम का प्रचार, ठीक है, कि वो मुसलमान था और मुसलमान होने के नाते वो अपना कर्तव्य समझता था कि हिंदू देशों पे आक्रमण करके वहाँ इस्लाम धर्म चलाना। सबसे पहला कारण इसका क्या था? इस्लाम। दूसरा कारण अगर इसकी बात की जाए, ठीक है, दूसरे कारण की इसकी बात की जाए, दूसरा कारण इसका आता है क्या? दूसरा कारण इसका आता है कि जैसे पंजाब है, आपको पता ही है मोहम्मद बिन कासिम ने पंजाब को जीता, उसके बाद आपका गजनवी ने पंजाब को जीता, ठीक है, पर उनकी मृत्यु बाद स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ मोहम्मद गोरी का मानना ये था कि जब पंजाब को हमारे इस्लाम के शासकों ने जीता है, इस्लामिक शासकों ने जीता है, पुराने वाला शासकों ने, तो हिंदू धर्म वालों का उस पर कोई कब्जा नहीं रह जाता। मतलब क्या कहा जाए, पंजाब को क्या करता था, गोरी गजनी साम्राज्य का हिस्सा मानता था। गजनी साम्राज्य जो विखंडित हो चुका था, तो उसी वजह से वो किसको मानता था, वो अपना आप को ही गौर साम्राज्य का हिस्सा मानने लगा था, पंजाब को। इस वजह से उसने भारत पर आक्रमण किया कि पंजाब को जीतना चाहता था। ये कारण इसके थे। और इसका भाई महत्वाकांक्षी राजा था, धन दौलत का इच्छुक था। धन दौलत का इच्छुक इसलिए था क्योंकि उस समय जो गौर साम्राज्य था वो पैदा ही हुआ था, मतलब एक तरह बच्चा, एक नवजात शिशु था, नवजात तो नहीं कह सकते, यहाँ पर बाल्यावस्था में था। तो उसको विकसित करने के लिए पैसे की, धन दौलत की जरूरत थी, तो धन दौलत को लूटने के लिए भी इसने भारत पर आक्रमण किया। ये इसके आपके मुख्य कारण थे। अगर एक सवाल ये पूछ लेता है कि कभी कभी जो पूछता है कि आपने सारी जगह पूछा होगा मोहम्मद गजनवी भारत कब कैसे आया, कहाँ से आया, तो आपने एक नाम सुना, खैबर दर्रा। खैबर दर्रा आपने ये सुना होगा जरूर कि भाई हाँ, मोहम्मद गजनवी भारत खैबर दर्रा से है। पर अब ये सवाल हो चुका है आपका पूरा कह रहा, ये आपका सवाल हो चुका है बहुत पुराना। अब जो सवाल पूछा जा सकता है, नया सवाल इसी दर्रे के हिसाब से, कि मोहम्मद गोरी भारत कैसे आया। भाई मोहम्मद गजनवी का तो सबको पता है कि मोहम्मद गजनवी भारत आता खैबर दर्रे से होता हुआ आया था। पर अगर बात की जाए मोहम्मद गोरी कैसा आया था, तो जो मोहम्मद गोरी आया था ये आपका आया, सॉरी, ये आपका, मैं कलर चेंज कर लूँ, ये आपका आया गोमल दर्रे, ठीक है। गोमल दर्रे से होते हुआ ये भारत आया था मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करने के लिए, ठीक। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी ने कहाँ कहाँ कब कब कैसे कैसे आक्रमण किए, ठीक। अब बात करते हैं इसके आक्रमण की, ठीक। ये मोहम्मद गोरी के आक्रमण, पहला आक्रमण इसने आते ही किया, कहाँ कहाँ, भाई जिधर से आया था उस साइड ही करेगा, मुल्तान व सिंध पर, ठीक है। बात की जाए मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ, मुल्तान और सिंध पर इसने पहली बार आक्रमण किया 1175 ईस्वी में आक्रमण किया। और मुल्तान में एक जो शासक था, मुस्लिम शासक था, ना कि हिंदू शासक था मुल्तान में उसमें, क्योंकि मोहम्मद
गजनवी के समय में वहाँ स्थापना कर दी थी, मुस्लिम धर्म आ गया था, तो उस वजह से तो वहाँ का जो शासक था, शासक का नाम तो पता नहीं, शासक का समुदाय पता है। ये अगर बात की जाए, उस समय मुल्तान में करामती करामती शासक रहते थे। अब करामती शासक, करामती मतलब एक तरह से जैसे वंश है, ये करामती वंश के सब मुल्तान में इनका शासकों का राज था। अब बात करते हैं करामती थे कौन। मोहम्मद गोरी आपका एक मोहम्मद गोरी तो आपका कौन था? मोहम्मद गोरी आपका कट्टर सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और ये करामती जो वंश के थे, ये आपके शिया मुसलमान थे। ठीक है, शिया मुसलमान थे। अब करामती वे मुसलमान थे, पहली बात तो ओरिजिनल ब्रीड नहीं थी मुसलमानों की, जैसे मोहम्मद गोरी अपना आपको सुन्नी ओरिजिनल ब्रीड मानते हैं, और शिया आपके भी होते हैं जो कन्वर्जन के तहत बने। तो ये करामती भी कन्वर्जन के तहत बने मुसलमान थे, इसलिए वो इनको असली मुसलमान नहीं मानता था, तो इसलिए वे असली शासक भी नहीं मानता था। कौन? मोहम्मद गोरी। पहले इसने मुल्तान को जीता 1175 में, फिर 1175 बाद ही इसने क्या काम किया, इसके सिंध की तरफ बढ़ा। अब सिंध की तरफ जो बढ़ा, बढ़ने के बाद बात चली सिंध में जो थे, ये तो मुल्तान के राजा थे करामती शासक, तो कहाँ के राजा थे? आपके मुल्तान के। और जो सिंध का राजा था, ठीक है, वे सिंध के राजा थे भट्टी, वहाँ का राजा था भट्टी वंश का। भट्टी वंश का बताया जाता है, भट्टी वंश के शासक थे। उसमें बात यह आती है कि भाई इसको मोहम्मद गोरी को एक चीज़ पता चली जाते हुए कि भट्टी के राजा और रानी में, मतलब दोनों मियाँ बीवी में संबंध अच्छे नहीं है, दोनों में लड़ाई चल रही है एक दूसरे से। उनका सीधा बोल लो तो उनका सिर फोड़ने को तैयार है। आज के टाइम में होता तो तलाक हो जाता, उस टाइम पर तलाक वलाक था नहीं। तो ये चीज़ें थी, तो उनको लड़ाई वड़ाई चल रही है। तो गोरी ने सोचा क्यों ना मैं इस बात का लाभ उठा लूँ, उन दोनों की लड़ाई का, मियाँ बीवी की लड़ाई का लाभ कोई तीसरा व्यक्ति उठाने की सोचता है। वो था तीसरा व्यक्ति मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने क्या काम किया, जो भट्टी की पत्नी थी, इसकी पत्नी थी, पत्नी को आश्वासन दिया, अगर वो अब उसकी पत्नी को आश्वासन दिया कि अगर वह अपने पति को मार दे, उसकी भट्टी अपने पति को मार दे, तो मैं उसकी लड़की से शादी कर लूँगा। ठीक है, उसकी लड़की से शादी कर लूँगा, ये इस चीज़ का उसने वादा किया। भाई उसकी पत्नी ने भी सोचा, उन्होंने कहा भाई अच्छा बहुत बड़ा राजा है, अच्छा तो अच्छी रहेगी मेरी भी पत्नी, अच्छी रहेगी, सो वो मेरी बेटी अच्छी रहेगी, सुखी रहेगी, रानी बन के रहेगी। तो उसने क्या काम करा, अपने पति को जहर दे के मार दिया। ठीक, पर अब इसकी बात करें, मोहम्मद गोरी ने अपना वचन का पालन किया, उसकी पत्नी से क्या किया, उसकी पत्नी की बेटी से, मतलब भट्टी की बेटी से शादी की, पर उसको केवल एक दासी के रूप में बना कर रखा, कभी भी पटरानी नहीं बनाया। मतलब एक तरह से आपने राज्य की जो हेड होती है, मुख्य पत्नी का दर्जा उसको कभी नहीं दिया। इस प्रकार उसने गोरी ने किसको जीत लिया, पहले मुल्तान को करामती शासकों से जीता, ठीक, फिर आपका सिंध को उसकी पत्नी की धोखेबाजी से जीता। अब इसके बाद बात करते हैं हम आपका कौन से पे, इसके दूसरे युद्ध के बारे में बात करते हैं। दूसरा युद्ध इसका आपका आता है, आपने पढ़ा होगा पाटन, इसका पाटन का युद्ध आता है दूसरा। सॉरी इसे सही नहीं लिख रहा है, मैं भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है लिखने में। दूसरा युद्ध इसने किया पाटन पर।
ठीक है। दूसरा युद्ध आया इसका पाटन पर। अब पाटन, एक बार से शुरू सही से लिखता हूँ। पाटन, पाटन आपका गुजरात में पड़ता है, और गुजरात का अगर बात की जाए उस टाइम पर राज्य था अनिलवाड़ा। ठीक है, अनिलवाड़ा पर आक्रमण किया या पाटन पर आक्रमण किया, बात एक ही आती है। ये इसका दूसरा आक्रमण था। 1178 इसमें आक्रमण किया। अब इसमें आपके जो यहाँ का अनिलवाड़ का जो शासक था वो शासक थे बघेल वंश के। बघेल वंश का जो वहाँ शासक था, वहाँ शासक, उस शासक का नाम था आपका भीम सेकंड। ठीक है, उसका नाम आता है भीम सेकंड। भीम सेकंड के तरह अब बात करते हैं भीम सेकंड में। इसमें पहली बार हारा यहाँ आपका जो भीम सेकंड था, भीम सेकंड ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। तो मोहम्मद गोरी की भारत में पहली हार कब हुई? 1178 में पाटन के युद्ध में। पाटन गुजरात में आपका पड़ता है। ठीक है, पाटन आपका गुजरात में पड़ता है। वहाँ किसान बघेल वंश के राजा भीम सेकंड ने इसको हराया। ठीक, पहली इसकी ये हार थी। इसके साथ बात करते हैं इस युद्ध का संचालन, इसके साथ साथ ही बात की जाए जो भीम सेकंड नाम का राजा था। भीम सेकंड नाम का राजा था पर उसी का नाम आता है। पर जो युद्ध का संचालन कर रही थी, युद्ध का संचालन कर रही थी आपका इसकी भीम सेकंड की माँ, या कहा जाए मूलराज की पत्नी। जो भीम सेकंड के पिता का नाम था मूलराज, उनकी पत्नी का नाम था नायका देवी। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था नायका देवी जो मूलराज, ठीक है, जो कि मूलराज की पत्नी थी। इसने ही युद्ध का संचालन किया। अगर बात की जाए, यहीं एक सवाल बन जाता है, थोड़ा डीपली पूछ लिया जाए कि मोहम्मद गौरी को हराने वाली प्रथम भारतीय महिला, ठीक है, भारतीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराने वाली प्रथम महिला, तो नायका देवी का नाम आएगा 1178 में ही, क्योंकि संचालन इसने ही किया था सेना का। और अगर बात की जाए राजा शासक, तो भीम सेकंड का नाम आएगा। ये इतना है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है तीसरा युद्ध। तीसरा युद्ध इसने किया पंजाब पर, जिसका इसका मेन मकसद था लड़ना। पंजाब पाया इसने, यहाँ टाइम इसका काफ़ी टाइम वेस्ट लगा था इसको पंजाब को जीतने में, 1179 से लेकर 1186 तक। अब बात किया, ठीक है, बात क्या आती है भाई, आपका पाटन में वो हार चुका था। ठीक है, पाटन के हारने के बाद मोहम्मद गौरी के एक बात तो समझ में आ गई कि भारत को जीतना इतना आसान नहीं है। ठीक है, उसने भारत को जीतना इतना आसान नहीं है, और तो उसने अपना डायरेक्शन चेंज की। पहले उसका कदम वो सिंध और पंजाब के रास्ते होते हुआ कश्मीर को जीतता हुआ इधर को आना चाहता था, गुजरात की तरफ को, मतलब नीचे की साइड से, कश्मीर के नीचे की साइड से गुजरात को जीतता हुआ भारत में एंटर करना चाहता था। पर जब वो वहाँ कहाँ हार गया, गुजरात में हार गया, पाटन में हार गया, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। डायरेक्शन चेंज करने के बाद क्या काम किया उसने, वो पंजाब की तरफ से उसने सोचा मैं पंजाब की तरफ से एंटर करूँगा, तो उसने पंजाब को जीतना उन्होंने सही समझा कि पंजाब पर अटैक करता हूँ, पंजाब को जीतूँ, तब उधर से गुजरात को दोनों तरफ से घेर के बात करूँगा। तो उसका ये फैसला भी सही रहा। ठीक है, उसने 1179 में ही पेशावर पर आक्रमण किया। ये अगर लिखते हैं, एक सेकंड, इसको सही से लिखते हैं, 1179 में, ठीक है, उसने आपका 1179 में, ठीक है, पंजाब को पेशावर पर आक्रमण किया, ये पंजाब का अधीन था।
ठीक। फिर इसके बाद पंजाब पर इसने आक्रमण किया, दोबारा से 1185 में आक्रमण किया, दोबारा आक्रमण किया। ठीक। अब जो इसका फाइनल आक्रमण आता है, ठीक है, जो वहाँ का उस टाइम पंजाब का शासक था खुसरो मलिक, अगर बात की जाए, खुसरो मलिक पंजाब का उस टाइम शासक था। पहले इसने 1189 में पेशावर पर आक्रमण किया। ठीक। 1181 में खुसरो मलिक ने इससे संधि कर ली। इस युद्ध के दौरान 1185 में ने फिर दोबारा से आगमन किया पंजाब पर। 1186 में इसने फिर पंजाब पर आक्रमण किया, मतलब लगातार 3 आक्रमण किया पंजाब को, जब जाके इसने जीता है। तब जाके जीत पाया है। और 1186 का जो आक्रमण हुआ था, ये आक्रमण ये नहीं करना चाहता था। ये आक्रमण आपका जम्मू का राजा था, जम्मू का राजा था। जम्मू के राजा के कहने पर उसने आक्रमण किया था, क्योंकि जो जम्मू का राजा था वो किससे, खुसरो मलिक का कट्टर दुश्मन था। तो उसने अपने दुश्मन को हराने के लिए, मोहम्मद घोरी का साथ देने के लिए उसको आमंत्रित किया। अब इसका क्या काम कहते हैं, फिर 1186 में फिर इसने धोखा वोखा देकर खुसरो मलिक को बंदी बना लिया और 1192 में कहते हैं इसको मार दिया। खुसरो मलिक को 1192 में मार दिया। अब भाई पंजाब पे उसने अधिकार हो गया। पंजाब के अधिकार होने के बाद, ठीक, इसने जो पंजाब के छोटे छोटे इलाके बचे उन पर अधिकार करने की सोची। इसने भाई लाहौर पर कर लिया, सियालकोट पर अधिकार कर लिया। इसने एक नाम आता है, आपका तबर हिंद। ठीक है, तबर हिंद, जिसको आज हम एक नाम से जानते हैं, भटिंडा। ठीक है, जिसको हम भटिंडा के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये भटिंडा था, इसने इस पे भी कब्जा कर लिया। किसने, मोहम्मद घोरी ने। और ये भटिंडा आता किसके अधीन था, ये भटिंडा आता था आपका पृथ्वीराज चौहान के अधीन। जो आपका पृथ्वीराज चौहान था उसके अधीन ये आपका आता था। तो अगर बात की जाए, इसी की वजह से, तबर हिंद पर कब्जे की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिनको हम तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कहते हैं। तो अगर बात की जाए तराइन के युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तराइन के युद्ध का तात्कालिक कारण ये था कि मोहम्मद घोरी ने तबर हिंद या भटिंडा पर कब्जा कर लिया था, जो कि किसके अधीन आता था, यह आपका आता था इसके पृथ्वीराज चौहान के अधीन। अब बात करते हैं इसका कौन से युद्ध पे, नंबर 4 युद्ध पर आते हैं हम। नंबर 4 युद्ध आपका यही आता है, तात्कालिक कारण आपको बता चुका हूँ क्या था। अब आते हैं तराइन का युद्ध। ठीक है, तराइन का युद्ध क्या था। तराइन पहले तो बात पढ़ते हैं कहाँ पड़ता है। ये थानेश्वर के करीब पड़ता है। थानेश्वर मतलब हरियाणा की साइड है। ठीक है, ये हरियाणा की तरफ पड़ता है तराइन। और ये जो इसके 2 युद्ध हुए, ठीक है, ये 2 युद्ध हुए। पहला आपका 1191 में हुआ और दूसरा आपका 1192 में। ये 2 युद्ध आपके दोनों टाइम हुए। दोनों ही आपके किसके साथ हुए, पृथ्वीराज चौहान थर्ड के, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में दोनों के दोनों युद्ध हुए। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान। जो पृथ्वीराज चौहान था, पृथ्वीराज चौहान के जगह मैं लिख रहा हूँ बस खाली PRC। ठीक है, PRC आपका पृथ्वीराज चौहान था। ये दिल्ली का शासक था, दिल्ली व अजमेर का शासक था।
अब बात करते हैं पहले युद्ध में जो आपका 1191 में हुआ। 1191 में आपका PRC जीत गया, पृथ्वीराज चौहान जीता। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीता। जीतने के बाद इसको मोहम्मद गौरी को क्या बनाया गया, गुलाम बंदी बनाया गया, गुलाम कह रहा बंदी बनाया गया। बंदी बनाने के बाद इसको राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। अब चौहान एक राजपूत था, राजपूत होने के साथ साथ उसको इस बात का पता था कि हाँ भाई, बेशक मोहम्मद गौरी युद्ध हार चुका हो पर वास्तविक रूप में वो एक प्रदेश का राजा है। तो उसने उसे ससम्मान अपने दरबार में बुलाया, उस चीज़ से कहा। ठीक है, तो उसमें भाई उससे उसने क्या, उसने उसको माफ़ी दे दी, मोहम्मद गौरी को माफ़ी दे दी। मोहम्मद गौरी के जो सेना नायक थे उन्होंने तो मोहम्मद गौरी के सेना नायक कहा कि आपके पृथ्वीराज चौहान के जो साथी थे वे तो कह रहे थे इसको मार दो, जिंदा मत छोड़ो, पर पृथ्वीराज चौहान ने उसको जिंदा छोड़ दिया, ये चेतावनी देके कि आगे से कोई ऐसा प्रयास ना करे। उसके बदले उसने कहा जाता है कि भाई उसकी कमर तोड़ने के लिए कई सौ तो उसने ढाले, कई हजार लाखों से तलवारें। ठीक है, संधि के तौर पर उसने काफ़ी कुछ उसने मांगा, कई कई कहा जाता है 800 कुछ हाथी उसने मांगे। ये आपके उसने काफ़ी सामान मांगा जिससे उसकी कमर टूट जाए, वो दोबारा से अपनी सेना संगठित ना कर पाए। अब बात करें कि इसने पृथ्वीराज चौहान जो पहला युद्ध हुआ था, जो पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में अकेला नहीं लड़ा था, सभी राजा थे, जो सभी आसपास के जो राजा थे उन्होंने उसका साथ दिया था। केवल एक राजा था जिसने उसका साथ नहीं दिया था, आपका जयचंद। जयचंद आपका कन्नौज का राजा था, कन्नौज का राजा। इसने इसका साथ देने से मना कर दिया था पहले युद्ध में, और आस पड़ोस के जितने भी छोटे छोटे राजपूत राजा थे सबने इसकी हेल्प की थी, पर इसने नहीं की थी। रीज़न क्या था, क्योंकि ये आदमी पृथ्वीराज चौहान का ससुर लगता था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का ससुर था जयचंद। और जब आप सोचोगे भाई ससुर था तो ससुर ने अपनी भाई अपने दामाद की मदद क्यों नहीं की? मदद इसलिए नहीं की क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जयचंद की लड़की को स्वयंवर से भगा के ले गया था। ठीक है, उसका स्वयंवर चल रहा था तो वहाँ से भगा कर ले गया था, जिसका लड़की का नाम था संयोगिता। अगर बात की जाए, ठीक है, संयोगिता इसकी लड़की का नाम था जयचंद, या इसकी पृथ्वीराज चौहान थर्ड की वाइफ का नाम था संयोगिता। अब बात करते हैं भाई इसमें हारा के बाद अगर बात की, ये हो गया, गजनी वापस चला गया हारने के बाद। एक सवाल लिख लेना, चाहे PRC को एक राय पिथौरा इसको कहा जाता है, ये आम सवाल है वैसे तो सबको पता ही होगा। जो पृथ्वीराज तृतीय है इसको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। बस इसका ये। अब आते हैं तराइन का सेकंड युद्ध। ठीक है, जो आपको तराइन का सेकंड युद्ध के बारे में बताया है अभी, वो कब हुआ था? 1192 में। मोहम्मद गौरी भाई इतना अपमानित महसूस कर चुका था कि उसको भाई अपना गजनी गया, छुप छुपाते हुए गजनी गया था। ठीक है, वहाँ तो उसे जो उसकी जनता थी उन जनता से अपनी नज़र नहीं मिला पाया, अपमानित महसूस कर रहा है भाई, उससे इतना धन लूटा गया। तो उस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने दोबारा आक्रमण की योजना बनाई पृथ्वीराज चौहान पर, अपनी अपमान का बदला लेने के लिए। इस बार वो कहा जाता है कि ना होने 1.5 लाख की सेना अपने साथ लेकर आया। ठीक है, 1.5 लाख सैनिक अपने साथ लेकर आया और पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इसने दोबारा लड़ा था। पृथ्वीराज चौहान के कहा जाता है इसमें 150 से ज़्यादा राजपूतों ने इसका साथ दिया। एक कारण ये भी बताते हैं भाई, इसकी संयोगिता इसकी शादी हो चुकी थी। जो इसकी कहानी मिथ आती है पता नहीं क्या, कि तो ये अपने लव मैरिज थी, तो अपना ये शादी के उसमें इतना चूर हो गया कि इसने अपना ध्यान नहीं दिया अपने राजपाट पे। तो उससे भी तराइन का सेकंड युद्ध का एक वो माना जाता है कि मोहम्मद गौरी सेकंड युद्ध में जीत गया।
तो अब इसमें यहाँ ये इस बार गौरी जीतता है। ठीक है, गौरी को उसने बंदी बनाया जाता है। गौरी को बंदी बनाकर आपका क्या करते हैं, इसके बारे में कहानी कुछ दो आती है। ठीक है, गौरी को कुछ तो कहते हैं भाई, वैसे इतिहासकार तो मानते हैं कि तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को वहाँ बंदी बनाकर वहीं युद्ध स्थल पर उसको मार दिया। पर आपका एक वो आता है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद्रबरदाई। ठीक है, चंद्रबरदाई आपका इसका राजकवि था, या इसका का एक अच्छा दोस्त भी था। कौन, नाम क्या था? सॉरी मैं इसे सही लिखता हूँ। ठीक है, चंद्रबरदाई इसका ये था जिसने एक वो लिखी है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, इसने एक किताब लिखा है पृथ्वीराज रासो, जो किसके जीवन पर आधारित? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जीवन पर आधारित है। अब एक चीज़ आप बताओ कि अगर आप किसी के बारे में अपनी कोई किताब लिखवा रहे हो, कुछ करवा रहे हो जो आपके अधीन है, या आप अपने देख लो कि आप अपने दोस्त से या अपने जानकार से, अपने अच्छे परिवार वाले से अपने बारे में कोई किताब या अपने कुछ लिखवाता है, तो परिवार वाले ज़्यादातर क्या करते हैं, आपकी अच्छी ही बातें लिखते हैं। आपको छोटी चीज़ें नहीं बताने का, आपको अच्छी आपके बारे में लिखेंगे। तो वही काम इसने कहा जाता है, इसने किया था चंद्रबरदाई ने। इसने कहा था 1192 की जो युद्ध हुआ, इसमें ये हार गया पृथ्वीराज चौहान को हारने के बाद। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने क्या काम किया, मोहम्मद गौरी इसको कहाँ ले गया, गजनवी ले गया, एक ट्रॉफी के तौर पर, कि मैं अपनी जनता को दिखाऊंगा जिसने मुझे अपना पहली बार हराया था, अब मैं उसको अपना गुलाम बना के रखा है। तो वहाँ गजनवी ले गया, गजनवी ले जाने के बाद इसको वहाँ अंधा कर दिया, अंधा करने के बाद आपको कालकोठरी में डाल दिया। तो चंद्रबरदाई से वहाँ मिलने आता है, बड़ी प्रार्थना के बाद इससे मिलने का मौका मिलता है। तो पृथ्वीराज चौहान कहता है कि मुझे एक बार इसको मारने का मौका चाहिए, राजपूत होने पर कलंक हो जाएगा। नहीं, इसने ये बात इसने लिखी हुई है चंद्रबरदाई ने अपनी पृथ्वीराज रासो में। तब पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई प्लान बनाते हैं, और वो प्लान के तहत चंद्रबरदाई आपका मोहम्मद गौरी से आकर कहता है कि आप इनको जीवित छोड़ दो। उन्होंने कैसे छोड़ दो? उन्होंने कहा इन पे एक ऐसी विद्या आती है जो किसी पे नहीं आती। नुका ऐसी कैसी विद्या जो किसी और पे नहीं आती? नुका इन पे शब्द भेदी बांध चलाना आता है। मतलब जैसे कि आपने इतिहास में जाना होगा, शब्द भेदी बांध, एक दशरथ, श्री राम के पिता दशरथ, राजा दशरथ, और इनका पता है, इन पे आते थे शब्द ऐसी कि अब ये आवाज़ सुनकर उस पर निशाना लगा लेते हैं भाई। तो मोहम्मद गौरी अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हो गए, उसने बात पूछी, उन्होंने कहा भाई ऐसा? उन्होंने कहा अच्छा ठीक है भाई, अगर इसने शब्द भेदी बांध पर सही निशाना लगा लिया, ठीक है, अगर मैं इसे मौका दे, इसने शब्द भेदी बांध पर सही निशाना लगा लिया, तो बात करते हैं, मैं इसको तुरंत मृत्युदंड दे दूंगा, मृत्यु से दे दूंगा, इसको तड़पाना छोड़ दूंगा। मतलब एक सिंपल मौत। तो उसने कहा मैं इसको एक सिंपल मौत दे दूंगा, तो इसने मान गया। पर अगर इसने ये भी कहा कि अगर ये निशाना नहीं लगा पाया तो इसके साथ साथ तू भी मरेगा। मतलब जैसी प्रताड़ना ये झेल रहा है, जैसे ये चीज़ कर रहा है, इसी तरीके के तू भी झेलेगा इसके साथ साथ। ठीक है, तो ठीक है, उसने कर दिया। अगले दिन उसको मौका दिया गया, सामने बात रखा, सामने एक तरफ गौरी बैठ गया, दूसरी तरफ ये आ गया। गौरी के जस्ट पीछे खड़ा हो गया आपका चंद्रबरदाई। उसने चंद्रबरदाई ने आवाज़ लगाई, कहा पृथ्वीराज चौहान तीर चलाओ। ठीक है, इस तरीके से। तो चंद्रबरदाई की आवाज़ सुनकर उसने चंद्रबरदाई की तरफ तीर छोड़ दिया, और जो जो बैठा था किसके पीछे? आपका गौरी के पीछे। तब जाकर वो वहाँ गौरी को मार देता है, और गौरी को कहता है कि इस तरह चंद्रबरदाई अपनी पृथ्वीराज रासो में कहता है कि एक राजपूत ने अपनी हार का बदला लिया, अपने अपमान का प्रतिशोध लिया।
पर जहाँ तक है ये सब एक कहानी है, मिथ है, पर फैक्चुअल यही है कि उसको युद्ध क्षेत्र में ही मार दिया गया था। अब बात करते हैं, बस आज चलो इतना ही रखते हैं, ठीक है। कभी ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाए बताना कैसा है कैसा नहीं, कि पहली बार ट्राई किया है वो इस तरीके का। चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। राम राम भाइयों सभी को। शेयर करो अच्छे से, ठीक है। शेयर लाइक करो, लाइक वाइक मत करो पर शेयर कर लो, ठीक है। लाइक वाइक का तो मुझे इतने वो है नहीं, पर ये जितना हो सके उतना शेयर कर दो। शेयर करने से बस फ़ायदा उन्हीं का होगा जिनको रियल में ज़रूरत है, ठीक है। शेयर करो जितना कर सकते हो, उससे आपका तो फ़ायदा ही होगा, आपका नुकसान तो है नहीं। साथ ही साथ जिनको ज़रूरत है उनका भी फ़ायदा होगा। चलो आप सभी का, और जैसे बताना कि ये भाई जो जैसे नया नाम रखा है ज्ञान सागर, वो ज्ञान सागर का ज्ञान संसार, आप बताना ये नाम ठीक है नहीं है, जैसे भी है। आप सभी के एक तरह से रिव्यू ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप क्या कहते हैं। चलो आप सभी को राम राम, सुरक्षित रहो, खुश रहो।